70वीं बीपीएससी रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है और इस रिजल्ट में श्रद्धा पांडे बीपीएससी टॉपर बनी हैं, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। 593 नंबर के साथ उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, अब जब ये घोषणा हो गई है रिजल्ट की, पहली टॉपर यानी कि फर्स्ट टॉपर जो है वो श्रद्धा पांडे बनी है। सेकेंड और थर्ड टॉपर के नाम भी सामने आ चुके हैं। और हमारे साथ परीक्षित मदन, जो कि चौथे टॉपर हैं 70वीं बीपीएससी के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और परीक्षित, आपको न्यूज 18 के जरिए ही इस रिजल्ट की जानकारी मिली। जब ये जानकारी आपको मिली, कैसा महसूस हो रहा था? जी मैम, पहले तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये काफी अनबिलीवेबल और इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट रैंक 4 वाज क्लियरली मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड माय पेरेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स एज वेल एज द चैनल, जो आपने मुझ तक संपर्क करा, मुझे डायरेक्टली ये रिजल्ट बताया। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। तब तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिल रहे होंगे, बेस्ट विशेस मिल रहे होंगे आपको। जी जी जी, धन्यवाद। तो क्या अगर क्योंकि आप लोग एक प्रेरणा है, नाउ यू आर इंस्पिरेशन और सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? कैसी तैयारी थी आपकी? मैम, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मेरा पहला प्रयास था बीपीएससी में। जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये बीपीएससी में। और मैं इसके लिए यही कह सकता हूँ कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है, चाहे जल्दी मिले चाहे लेट मिले, थोड़ा डिले हो सकता है। ऑल्दो मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, उसको मुझे काफी साल से तैयारी कर रहा हूँ, बट बिहार पीसीएस में मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड द ऑलमाइटी कि उन्होंने मुझे काबिल समझा कि ये रैंक से मुझे नवाजा। नहीं, बिल्कुल, बीपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम और उसमें सफलता पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सब सवाल ये जरूर पूछ रहे होंगे आपसे कि कैसे मेहनत की जो ये रिजल्ट आ गया। मैम, एक्चुअली एग्जाम से पहले घंटे तो हम नहीं गिनते हैं, हाँ। बट हाँ ये है कि दिन का जो टारगेट होता है हमारा पढ़ाई का, उसको खत्म करके ही सोया जाता है। कभी ऐसा लग रहा था कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है? या कभी होते ना, अप्स डाउन आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं माइंड में? जी मैम, बिल्कुल। अक्सर ये जो तैयारी है काफी लंबी हो जाती है और रिजल्ट कई बार डिले हो जाते हैं। कई बार आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट दूसरे एग्जाम से जस्ट पहले आ जाता है और आप उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो अगले एग्जाम में जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर उस मोमेंट में आप यही सोच के चलते हैं कि एक ना एक दिन इस रात की सुबह होगी। तो उस परसिवरेंस को बनाए रखने से शायद मुझे आज ये रिजल्ट मिला होगा। परीक्षित, मुझे आप ये जरूर बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब मूल निवासी आप कहाँ के हैं? कहाँ से आपने पढ़ाई की? जी, मैंने पढ़ाई नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी से करी है जी। और फिलहाल मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ हिस्ट्री में। मैं बिहार से तो नहीं हूँ, बट बिहार मेरी कर्म भूमि है। तो मैं यहाँ अपनी पूरी श्रद्धा और सचेतना के साथ यहाँ काम करना चाहूंगा मैं। तो कैसा बिहार का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? क्योंकि आप बता रहे हैं कि कर्म भूमि आपकी रही है। जी मैम, बहुत अपनापन मुझे महसूस हुआ बिहार में आके। मुझे काफी हॉस्पिटैलिटी बिहार में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी मुझे मिली। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसका ग्रेटिट्यूड शो करूं अपने कार्य के द्वारा। थैंक यू सो मच मैम। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए परीक्षित, और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ उपासना भी जुड़ी हुई हैं, उपासना शर्मा, जिन्होंने 9th रैंक हासिल की है, 9वीं रैंक उन्हें मिली है। उपासना, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आपको फ्यूचर के लिए। और कैसे ही पता चला आपको रिजल्ट के बारे में? मैं एक्चुअली अभी गंगा जी के दर्शन करने के लिए आई हुई थी हरिद्वार में, और बस मुझे अभी न्यूज चैनल से ही फोन आने लगे। मैं देख भी नहीं पाई थी रिजल्ट एक्चुअली अभी तक। फिर 9th रैंक, फ्रेंड्स ने फोन किया जी। टॉप 10 में आई हैं आप उपासना। आई एम श्योर बहुत खुशी की बात है ये। बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। मेहनत रंग लाई, इससे अच्छा क्या चाहिए मुझे? मतलब एक्सपेक्टेड था आपको कि टॉप 10 में आप आएंगी? आप टॉप 5 का सोचा था? 7th रैंक एंड माय ब्रदर वाज सेइंग दीदी 9 नंबर आपके लिए रहेगा, और वही हुआ।
वैसे उपासना, हम जरूर आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने मास्टर्स किया पुणे से, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद में मैंने कुछ टाइम मिनिस्ट्री में काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, DPIIT डिपार्टमेंट में, और फिर मैं तैयारी कर रही थी अभी। काम करने के साथ साथ आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज करना भी, मतलब एग्जाम प्रीलिम्स के बाद में मैंने छोड़ दी थी जॉब जी, तो 2 साल से मैं बस प्रिपेयर कर रही थी, अदरवाइज उससे पहले मैं काम कर रही थी। तो क्या रिएक्शन अभी, क्या मम्मी पापा के, घर वालों के? अभी तो मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड था कि हम लोग प्रोसेस ही कर रहे हैं और बहुत खुश है, पेरेंट्स भी बहुत खुश है। चलिए, थैंक यू सो मच उपासना हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सरकार न्यायिक जांच कराने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। वैसे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस केस पर संदेह जताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब संजय झा के बयान के बाद ये केस और भी गर्मा गया है। विपक्ष पहले से ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और इसी बीच मृतक के परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक के पिता और भाई पर FIR दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का सरकार ने ऐलान किया है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है। घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केवल 4 जवानों का निलंबन काफी नहीं, पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भरत तिवारी के हथियार लहराने और उसके एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे को लेकर FIR दर्ज किया गया है। FIR में भरत भूषण तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि भरत के एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे और सड़क जाम को लेकर 14 नामजद सहित 50 से ज्यादा लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है। बता दें, 17 जून को आरा के बिलौटी गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी ने पुलिस टीम पर हमला करने का प्रयास किया और स्थिति मुठभेड़ में बदल गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भरत भूषण तिवारी को पहले आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH रेफर कर दिया गया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि एनकाउंटर से पहले के वायरल वीडियो में ये नजर आया कि भरत ने पुलिस की ओर हथियार फेंक दिया था, बावजूद उसे गोली मार दी गई। इस एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। सत्ता पक्ष जहां इसकी जांच के बाद दोषियों को नहीं बख्शने की बात कह रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन जांच कर रही है और जो भी अगर ऐसी गलत होगी काउंटर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जांच में जो भी आएगा दोषी को उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्या कारण हुआ कि भरत तिवारी की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर के नाम पर जान ले ली गई? जिस तरह से वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इससे समाज और समाज के बीच वहां पर लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो आंदोलन और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिहार में सरकार का अकवाल बिल्कुल खत्म हो गया है।
बेसिकली क्या है कि जिस तरह से भोजपुर के शाहपुर में एक भरत तिवारी नाम के नौजवान की कोल्ड ब्लडेड हत्या की जाती है पुलिस के द्वारा, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया देख लीजिए कि सरकार ने उसके परिवार वालों के खिलाफ ही एफआईआर लॉन्च किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद 4 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, पर भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कई सियासी दलों के नेता लगातार बेलौटी गांव पहुंच रहे हैं और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। त्वारा में भरत एनकाउंटर की सीएम सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसद के साथ ही मंत्री और बिहार के पूर्व डीजीपी ने भी खाकी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गोली चलानी है, यह बात तो नियम कायदा प्रावधान के हिसाब से वर्णित है। अब वहाँ क्या परिस्थिति थी, नहीं परिस्थिति थी, यह तो पुलिस का काम है देखना। लेकिन अगर लोगों के मन में इस तरह के डिसीजन को लेकर कोई डाउट है तो उस डाउट को भी एड्रेस किया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति थी, कैसे हुआ। इस पर भी जवाब जनता अगर चाहती है तो देना चाहिए। सरकार जागरूक है, हमारी बिहार की सरकार ने निलंबित भी किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उस हत्यारे को चिन्हित करके उसका बंदूक छीन करके जेल में डालने का काम पुलिसिया जुल्म को हम बढ़ने नहीं देंगे। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, आज मेरी प्राण जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र का एक सिपाही रहा हूं, जेपी का अनुयायी रहा हूं, लोकतंत्र को कभी समाप्त नहीं होने दूंगा। पुलिस सबकी होती है, जिस भी स्तर पर अगर कमी हुई है कार्रवाई होगी। हम अभी नहीं कह सकते हैं ना, जांच हो रही है, जांच होगी। जिस भी स्तर पर कमी हुई है सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। आप सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते तो चलिए, एक बहाना भी था, लेकिन जब उसने हथियार फेंक करके आत्मसमर्पण कर दिया, निहत्था हो गया, तो ऐसा कौन सा खतरा पुलिस बल पर आ गया कि अत्याधुनिक हथियारों से उस पर गोलियों की बौछार की गई, उससे गोली लगी। तो ये क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये है क्या? तो भोजपुर के भरत एनकाउंटर की न्यायिक जांच के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे और फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम पर भरोसा जताया और पूरे मामले की सही तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। परिजनों ने पुलिस पर जानबूझकर भरत को मारने का आरोप लगाया और दोषी पुलिस जवान अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की है। भरत तिवारी के परिवार से बात की है न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है और हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। देखिए, अब इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि खुद संज्ञान लेते हुए जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है। माता जी, अब क्या लगता, अब हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जांच करिए पूरा, अब लगता न्याय मिल पाई, मुख्यमंत्री जी का आदेश आ गई बा, का कहब? ठीक है, हमारा न्याय चाहिए, हमारा खून का बदला खून चाहिए, साफ चाहिए और कुछ। तो खून के बदला खून रुआ मांगता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहनी है कि अब हाई कोर्ट के जज साहब पूरा मामला के जांच करिए, अब एमे कोनो एने ओने कोनो काम ना हो पाई। एक बार चाहिए का रुआ मांग बा इंसाफ तो करवाए, इंसाफ मिलेगा तब तो हम समझेंगे। बोलने से थोड़ी होता है। बोल दिए, बोलने से नहीं होता, तो बहुत कुछ नहीं हो तो मर्डर करवा दिए हैं, बोलने से नहीं होगा। यहाँ पे आए, हमको इंसाफ चाहिए, वो यहाँ पे आएंगे, हमको इंसाफ चाहिए, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ऐलान कर दिया है कि न्यायिक जांच किया जाएगा। ठीक है, जांच करवाए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जांच करेंगे। हाँ तो ठीक है। क्या मांग है परिवार वालों की, अब क्या लगता है अब न्याय मिलेगा? अब मिलने के बाद ना हम बोलेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी मिला तो नहीं ना है। ऐसे ही कुछ भी ऐलान करने से मैं हम नहीं मानेंगे। यहाँ आके मेरी माँ को जवाब दे, मैं इनकी बेटा को क्यों छीना गया।
मोबाइल छीना गया है, मोटरसाइकिल छीना गया है घर से। मोबाइल और मोटरसाइकिल कहाँ मैंने मेरा छीना गया है, भैया का नहीं है, वो मेरा है, मेरा पर्सनल। मेरे को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, हम ये जानना चाहेंगे सरकार से। इस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं जो जांच का आदेश हुआ? अभी कुछ संतुष्ट नहीं है हम। करे इसके बाद हम भरोसा करेंगे, ऐसे हम भरोसा नहीं करेंगे, हमको इन पे भरोसा। तो जांच का आदेश हो गया है? नहीं तो पहले करे इसके बाद आगे बढ़ पाता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उनका बचपन आजाद परिंदे की तरह उड़ने के लिए होता है, लेकिन जब मजहब की आड़ में तालीम के नाम पर उन्हीं मासूमों के पैरों में लोहे की मोटी मोटी जंजीरें ठोक दी जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? शिक्षा या फिर तालिबानी क्रूरता? दरभंगा से सामने आई ये खबर, जहां एक मदरसे में पढ़ने आए 4 मासूमों को बंधक बनाकर रखा गया, उनसे मजदूरी कराई गई, वो किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। ये रिपोर्ट देखिए। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये लोहे की भारी जंजीरें, ये मजबूत ताले किसी खूंखार अपराधी के पैरों में नहीं, बल्कि उन मासूमों के पैरों में जकड़े थे जिनकी उम्र अभी खुलकर हंसने और खेलने की है, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, जिन पैरों को पाबंदियों से दूर दौड़ना था, उन्हें मजहबी तालीम के नाम पर जंजीरों से बांध दिया गया। दिल को दहला देने वाला यह खौफनाक मंजर सामने आया बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनुआरा गांव में, जब ये 4 बेबस मासूम पैरों में जंजीरें घसीटते हुए मदद की गुहार लगाने गांव पहुंचे तो देखने वालों की रूह कांप गई। दिल द्रवित करने वाला ये था कि ऐसा भी होता है। बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया होगा आपको? बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कुछ कर नहीं पाए? कुछ नहीं मैं कर पाए। मधुबनी के रहने वाले ये मासूम कुरान की शिक्षा लेने और अपना भविष्य संवारने मदरसे आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि जिस चौखट को वो ज्ञान का मंदिर समझ रहे थे, वो उनके लिए एक यातना गृह बन जाएगी। बच्चों का आरोप है कि पढ़ाई के नाम पर उनसे शौचालय साफ कराया जाता था, लकड़ियां कटवाई जाती थी। 8-10 साल का बच्चा बोलता है कि हमसे लैट्रिन साफ करवाया जाता है, वहाँ पे हमसे जो है ये करवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है, हमसे जलावन फरवाया जाता है, और हम नहीं करते हैं तो हमको मारा जाता है। बच्चों पर इस तरह जुर्म किया गया कि वो भागने की फिराक में जुट गए। फिर क्या, जुमे का दिन था, मौलाना साहब नमाज के लिए बाहर गए तो उन बच्चों को कैद से भागने का मौका मिल गया। जंजीरों के बोझ के साथ दर्द को दबाए, मौत के डर को पीछे छोड़ वो बाउंड्री कूद कर भाग निकले। कहा कि हम सिरनिया बलुआहा मदरसा से भाग करके आए हैं, मौलवी हम लोगों के साथ मारपीट करता था, शारीरिक हमारे साथ शारीरिक गलत काम करता था, लैट्रिन हाथ से साफ करवाता था, हम जुम्मा में वो लोग लगा हुआ था तो हम भाग करके यहाँ आए। सिनुआरा गांव के फरिश्ता बने ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और चाइल्ड लाइन को खबर की। बच्चों को फिलहाल सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इनके दिलों पर जो जख्म लगे हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? बच्चा पूरा कहानी बताया, उसके साथ समय पर खाना मिल रहा था, पूरा आपने भी बताया, उसके साथ मारपीट हमेशा हो रहा था, बच्चों को रात में लेटा करके प्लास्टिक के स्टिक से मारा जा रहा था, ये तो सारा चीज बच्चा बताया ही। लेकिन सवाल उस व्यवस्था पर है, सवाल उन आंखों पर है जो तालीम के नाम पर चल रही इस हैवानियत को अनदेखा कर देती है। तालीम के नाम पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है? पैरों में जंजीरें बांधकर क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या मदरसे में मासूमों से मजदूरी कराई जा रही है? आखिर 4 बच्चे जान जोखिम में डालकर क्यों भागे? ग्रामीणों ने मानव तस्करी का आरोप क्यों लगाया? अब इन जंजीरों को पिघलाना होगा और गुनहगारों को ऐसी सजा देनी होगी कि फिर कभी किसी मासूम का बचपन किसी मदरसे में इस तरह न चीख उठे। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कथित तिलक का पवित्र समारोह, खुशियों का माहौल और नाच गाने के बहाने बुलाई गई 2 बहनें। किसे पता था कि शगुन के इस मंच के पीछे एक ऐसी खौफनाक और घिनौनी साजिश रची जा रही थी जिसे सुनकर किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाए। दानापुर से ऐसी एक तस्वीर सामने आई जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। ये रिपोर्ट देखिए। दरिंदगी का जाल, नौबतपुर में 2 बहनों का बुरा हाल।
नाचने आई नर्तकियों से सामूहिक बलात्कार, पूरी प्लानिंग से किया मर्यादा को तार तार। कलाकारों की बेबसी पर हैवानों का वार, 12 आरोपियों की तलाश, एक गिरफ्तार। दानापुर के नौबतपुर से इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। तिलक समारोह के बहाने 2 सगी नर्तकी बहनों के साथ जो हुआ वो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया एक सामूहिक कृत्य था। 13 दरिंदों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। दोनों बहनों को एक कमरे में बंधक बनाया और पूरी रात उनके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इन दोनों बहनों ने दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। पीड़ितों ने हिम्मत दिखाते हुए नौबतपुर थाने में गुहार लगाई, जहां 3 नामजद और 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। इस संबंध में दोनों महिलाओं का बयान दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाकर जो भी है आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है और एसआईटी के द्वारा एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। मामला दर्ज होते ही पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई है। मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल उन बाकी दरिंदों का है जो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। बाकी के 12 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक रोजगार और कला के नाम पर दरिंदगी होगी। आयोजनों की आड़ में ऐसी घिनौनी हरकतों पर रोक कब? प्लानिंग करके दुष्कर्म करने वालों को किसका संरक्षण प्राप्त है? बहन बेटियों को कब तक दरिंदगी का शिकार बनाया जाएगा? अब कानून को ऐसी मिसाल पेश करनी होगी, इन सभी 13 आरोपियों को ऐसी सख्त सजा देनी होगी ताकि भविष्य में कोई भी अपराधी ऐसी घिनौनी साजिश रचने की हिम्मत ना कर सके। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां पुलिस ने हॉरर किलिंग के मामले का चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि परिवार के ही लोगों ने 8 मई को सुजाता की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बूढ़ी गंडक नदी किनारे ले जाकर जला दिया। मामले में मृतका के भाई को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 19 साल की सुजाता कुमारी ने जनवरी 2026 में प्रेमी से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिससे उसका परिवार नाराज था। पूछताछ में उसने अन्य परिजन भी शामिल थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। विभिन्न समाचार चैनलों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी पत्नी के हत्यारे को पकड़ो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा संबंधी खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। उक्त खबर की जांच कराई गई। इस संबंध में पीड़ित पति गौरीशंकर कुमार, ग्राम घोसौत, थाना सिपाही पट्टी के माध्यम से प्राप्त टंकित आवेदन के आधार पर सिपाही पट्टी थाना कांड संख्या 125-26 दर्ज किया गया है। उक्त आवेदन में पीड़ित द्वारा उसकी पत्नी सुजाता कुमारी की हत्या उसके मायके पक्ष के लोगों द्वारा कर देने एवं लाश को छिपा देने का जिक्र किया गया है। अपना मौसी के घर गई और वहाँ से उसके माँ, इसके दौरान माँ उसको ले गया और मेरे पत्नी की हत्या करवा दी। तमाम जगह पर FIR और आवेदन देने पर पुलिस हत्यारे पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां भिरखी रेलवे ढाला के पास शंटिंग के दौरान एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद करीब 5.5 घंटे तक रेलवे ढाला पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा।
हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन पटरी से उतरते समय डिब्बों ने ढाला की रेलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के समय मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची, राहत कार्य शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद परिचालन बहाल किया गया। लोग ऐसे से रहे ना, हम काम करे रहिए, गाड़ी जब नजदीक गए तब के देखल बगल वाला वो बोल कि हे भागा भागा भागा, अचक भाग लिए। तब गाड़ी है में टकरेले ना, तब देखे तो भाग लिए तो गाड़ी तो आवे रही है, लेकिन हेवे में जो ठोकर लागले ना पिलर में, तब वो मुँह घूरले साथ हमरा भाई के रोड पर चल गए। कौन गाड़ी रहे? माल ट्रेन। खबर सहरसा से है, जहां नगर निगम में सफाई एजेंसी एम ऑफ पीपुल का अनुबंध रद्द किए जाने के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। नगर आयुक्त प्रभात झा ने एजेंसी पर साफ सफाई, नाला उड़ाही और शिकायत निवारण में लापरवाही का आरोप लगाया। अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई की। वहीं वार्ड नंबर 13 के वार्ड प्रतिनिधि चंदन सिंह ने नगर आयुक्त की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि पहले निरस्त हो चुकी एजेंसी को दोबारा लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने टेंडर घोटाले की जांच की मांग की है। देखिए, जो अभी एम ऑफ पीपुल नाम की संस्था थी हमारी सफाई एजेंसी, वो मार्च में आई थी, मार्च 2026 में हाईकोर्ट से जीत करके। पूर्व नगर आयुक्त भी उसको कैंसिल किए थे कतिपय कारण से, क्योंकि वो नियम कानून का पालन नहीं कर रहा था, या वो जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन वो हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से जीत करके आया, तो हमें माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए उसको रखना पड़ा। लेकिन उसके कार्य व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इनके समर्थन में आदेश को पारित करवाकर 1 मार्च 2026 को इनको काम दिलाया गया, जबकि रिसुश्री से रिलेटेड कंपनी थी और रिसुश्री के द्वारा ही प्रभात झा जी का यहाँ पोस्टिंग कराया गया। जब रिसुश्री का अरेस्टिंग हुआ तो ये हड़बड़ा कर ये खुद फंस न जाए, इसलिए। खबर मोतिहारी से है, जहां नीट री एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। एसडीओ निशांत सेहारा और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कई कोचिंग संस्थान और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है, साथ ही परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने छात्रों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। एसडीपीओ ने कहा कि जिले में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बजे तक नीट परीक्षा करी जाएगी। उसी के क्रम में मैं अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हमारे जिला में जो 13 सेंटर है उसका विजिट करा जा रहा है। सारे सुरक्षा मानकों को देखा जा रहा है, कैसी विधि व्यवस्था कैसी चल रही है, फ्रिस्किंग कैसी चल रही है, क्या स्टूडेंट्स के लिए उपयुक्त सुविधाएं दी जा रही है, यानी इसी क्रम में हर जगह चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान ये पाया गया है कि सब चीज़ें सही तरीके से करी जा रही हैं। सुरक्षा हर जगह डिप्यूटेशन कर दिया गया, मजिस्ट्रेट साहब को भी और पुलिस पदाधिकारी को भी। कल हम और एसडीओ सर दोनों जो है मूवेबल भी रहेंगे और अभी सभी सेंटर्स को जाके हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग जो प्लान किए हैं कि जितने भी कोचिंग्स हैं जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट की तैयारी करवाई जाती है, तो उनको भी जागरूक करेंगे। उनको भी अगर किसी तरह की कोई अनियमितता की शिकायत मिले तो पुलिस प्रशासन को संपर्क करेंगे, ताकि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है किसानों को लाभ देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार मिले, इसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। और सीएम ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सम्राट चौधरी ने किसानों को किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी किए जाने से जुड़े समारोह में भी शामिल हुए थे। कराया है कि हम अधिक से अधिक उपज उत्पादन कराकर हम अधिक से अधिक किसानों को लाभ दे सकें। अभी तो सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन सहयोग के अलग इस पूरे कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा। हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे जब हमको मार्केट भी मिलेगा।